हमारे ऊपर जिहाद करना फर्ज है। अगर हम जिहाद का इनकार करें तो मुसलमान नहीं रहेंगे। अभी आप कॉफी पिला रहे हैं, मैं कह दूंगा आप मुझे कॉफी जिहाद कर रहे हैं। जिहाद कर रहे हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की बातों का महमूद मदनी साहब ने समर्थन किया है। किन बातों का समर्थन किया है? थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। वो बात कुछ और थी, लिखी कुछ और जा रही है, बोली कुछ और जा रही है। क्या मुसलमानों को काशी और मथुरा पे जो विवाद है उसको छोड़ देना चाहिए? आप आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मिले हैं? मिलने से कोई परहेज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी से आप इतना नाराज क्यों हैं? असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बेकार आदमी है। फिर ये नफरती चिंटुओं को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आप एनआरसी के सपोर्ट में रहते हैं कि एनआरसी होना चाहिए, तो जब एनआरसी होगी तो मेरा मामला फंसेगा। मैं नहीं करा रहा हूँ। जल्दी ठीक करा लीजिए। मैं नहीं ठीक करा रहा हूँ। पता चला फिर आपका तार जोड़ दिया जाएगा कहीं बाहर से। भाई मुसलमान होना काफ़ी है विदेशी होने के लिए। एक आरोप है आप लोगों के ऊपर कि आप राज्यसभा गए, पॉलिटिक्स में आप आए, लेकिन आप लोगों ने मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करने नहीं दी। इस्लाम को गाली देने में आपको पॉलिटिकल फ़ायदा है तो ठीक है। दोबारा पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं? तो लोग कहते हैं कि क्या मुसलमान सिर्फ दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का दरी बिछाए, अपनी क़यादत क्यों नहीं, अपना लीडर क्यों नहीं खड़ा करे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मिले हैं? कई मरतबा मिला हूँ। कोई किस्सा कुछ बताना चाहें अगर आप तो? कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए अपनी जान देने को अपना फ़र्ज समझता हूँ देश के लिए। आपका ओवर पैट्रियटिज्म या ओवर नेशनलिज्म नहीं है? हमसे ये सवाल बार बार किया जाता है कि तुम्हारे लिए पहले देश है या पहले धर्म? तो क्या इस्लाम में देशभक्ति का कोई कॉन्सेप्ट है? वक्त को लेकर मुसलमानों से कुछ गलतियां हुई हैं? पार्टी और वर्कर जिसकी गवर्नमेंट है उनके मिली भगत से ज़मीनों को नाजायज़ तरीके से दे दिया गया है। और कहा था इस्लाम में नहीं बदलाव की बात करते हैं ये लोग, कुरान में बदलाव की बात नहीं करते हैं, अपडेट नहीं होते हैं। हम लोग देखिए अपडेट हो रहे हैं, हमने सती प्रथा छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, आप लोग कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, ट्रिपल तलाक पर लड़ रहे हैं। क्या इस्लाम में अपडेशन की ज़रूरत है? आदाब, मैं हूँ शादाब, आप देख रहे हैं द क्विंट। और इस वक्त हम लोग जो हैं वो डेट पर आए हैं, और डेट जो है वो खजूर वाला डेट है, साथ में कॉफ़ी भी है। और हमारे साथ महमूद मदनी साहब हैं, जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर राज्यसभा एमपी हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं। चौंकिएगा मत कि खजूर मुसलमान गपशप चल रहा है तो थोड़ा स्टीरियोटाइप हो गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। आपके साथ डेट पर आना, आप समझते हैं डेट का मतलब? कुछ कुछ समझता हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो ज़रूर समझता हूँ। खजूर वाला डेट नहीं सर। अब हम तो यही मतलब निकालेंगे। आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि हर बात का मतलब आदमी अपने मतलब के हिसाब से निकालता है। तो शादाब का आदाब और डेट की डेट, तो अब जो चाहे समझ लीजिए। आजकल हलाल डेट भी चला हुआ है। जी हाँ, वो इसलिए कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, किस मुल्क में हो रहा है, कौन लोग उस प्रोडक्शन से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उस हिसाब से हलाल होगा हराम होगा। कोई भी चीज़ अगर सोर्स इसकी क्या है इस डेट की, वो भी तो देखना है ना। हलाल हराम का मतलब सिर्फ काटना थोड़ा ही है। हलाल हराम का मतलब तो ये है कि आपके पास ये आई कैसे है, ये चीज़ आपने ईमानदारी के पैसे से कमाया है इसे, और ईमानदारी की कमाई से ख़रीदा है चुकंदर को या आलू को, या बेईमानी के पैसे से ख़रीदा है इस दूध को या इस चाय को या इस कॉफ़ी को, तो उससे हराम भी होगा हलाल भी होगा। तो हराम हलाल का कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, तो वो डेट में भी जाएगा। मैं जिस हलाल डेट की बात कर रहा हूँ बिल्कुल वो ये हलाल डेट नहीं है। मैं समझ रहा वो हूँ वाला हलाल डेट है, लेकिन जब आप अपनी अहलिया के साथ, अपनी वाइफ के साथ डेट पे जाते हैं तो उसको कहा जाता है हलाल डेट। हलाल डेट होगी बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा आते हैं आपके बातों पे, क्योंकि लिए बहुत सारी चीज़ें आपको लेके चल रही हैं। पिछले कुछ वक्त से लगातार मीडिया में एक हेडलाइन आई जिसमें कहा गया कि आरएसएस की बातों का, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की बातों का महमूद मदनी साहब ने समर्थन किया है। किन बातों का समर्थन किया है? थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे। हाँ, ये कन्फ्यूजन मुझे भी है, सिर्फ आपको नहीं है। क्योंकि जब मैं ख़बरें पढ़ रहा था, वो जो एएनआई के इंटरव्यू के बाद अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने, अलग अलग अखबारों ने, मीडिया वालों ने उठाया उसे, तो मैंने कहा यार ये तो बात कुछ और थी, लिखी कुछ और जा रही है, बोली कुछ और जा रही है। सवाल है कि बातचीत होनी चाहिए या नहीं, डायलॉग होना चाहिए या नहीं। तो इस पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने
2023 में फैसला किया था कि डायलॉग का हर हाल में समर्थन किया जाना चाहिए, डिफरेंसेस के बावजूद। उस दिन भी बार बार मैं कह रहा था इस बात को, एएनआई का अगर पूरा इंटरव्यू आप उठा करके देखेंगे कि डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस के बावजूद अगर डायलॉग हो, डायलॉग का कोई प्रोसेस हो, तो उसे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है। अब इसको समर्थन मान लीजिए, सहयोग मान लीजिए, जो चाहे मान लीजिए, कह लीजिए इसे। मेरा तो इतनी सी बात है, उस पर आज भी हूँ मैं, मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आप, और हेडलाइन में ज्ञानवापी का भी जिक्र है कि आपने उन बातों पे समर्थन किया है, उसमें उनका बयान है कि आंदोलन में संघ जाता नहीं है, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिरी तक ले गए, अब बाकी आंदोलन में संघ जाएगा नहीं। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा, सवाल वहाँ खड़ा होता है कि उन्होंने कहा कि हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है, 2 जन्मभूमि है और एक निवास स्थान है, तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि वो कहते हैं कि चलो भाई 3 ही की बात है, ले लो, ये कहो क्यों ना हो, ये भाईचारे के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। और रिलेट किया जा रहा है कि आपके इस बयान से कि आपने इन बातों पे समर्थन दिया है। नहीं, 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये कि मैंने आपको बताया कि मैंने क्या बात कही है, असहमतियों का भी उसमें तस्करा किया है कि बहुत सारी बातों पर असहमतियों के बावजूद डायलॉग के प्रोसेस के हम हमेशा पक्षधर रहे हैं। अब ये स्पेसिफिक बात है, तो इसका जवाब मेरे पास ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चाहे मथुरा हो, मथुरा का तो फैसला पहले हो चुका है, सहमति बनी है, लेन देन हुआ है और कोर्ट ने उसको, उस डील को सील किया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ किसी बातचीत की कोई ज़रूरत है। वहाँ का जो केस अब उठाया गया वो भी मैं उसको नाजायज़ समझता हूँ। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी हो रहा हो, वहाँ कमेटियाँ मौजूद हैं जो केस लड़ रही हैं। अगर कुछ बात करेगी तो वो कमेटी करेगी, हम कौन होते हैं, हमें ये अधिकार ही नहीं है उसके बारे में बात करने का। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहा हूँ, चाहे ज्ञानवापी वाराणसी का मसला हो, चाहे मथुरा का मसला हो, हमारा तो उसमें है ही नहीं, तो हम होते कौन है इस बारे में बोलने के लिए कि हाँ बात कर लेंगे। भाई हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं भाई वो लोगों को बात करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते हम बात कर लेंगे और हमारी तरफ से सहमति है। हम होते कौन है सहमति देने वाले। एक सवाल है, बड़ा स्ट्रेट सवाल सीधा, क्या मुसलमानों को काशी और मथुरा पे जो विवाद है उसको छोड़ देना चाहिए और हिंदुओं को वो मंदिर दे देना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अकेला सोचने वाला कोई हो नहीं सकता। नहीं मतलब आप अकेले अगर सोचना हो तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, मेरे हाथ में नहीं है ना, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं आपको सोच क्या बताऊँ, क्योंकि ज़बरदस्ती करके लेने वाला जो रवैया है, तो मैं ये कहता हूँ नंबर के एतबार से जो लोग ऐसा कहते हैं, समझते हैं कि वो मेजॉरिटी में है, दिल तो उन्हें बड़ा करना चाहिए। जो कमज़ोर है वो बेचारा क्या दिल बड़ा करेगा, वो तो कमज़ोर ही है। तो मेरे दिल के बड़ा करने से सोसाइटी और इश्यूज सुलझेंगे नहीं और बिगड़ जाएंगे। मेरे पास ताकत नहीं है दिल बड़ा करने की। दिल बड़ा करने की ताकत तो उसी के पास होती है जिसके पास ताकत होती है, वही दिल बड़ा कर सकता है। छोटा कैसे दिल बड़ा करेगा, वो क्या बेचारा, वो तो है ही नहीं कुछ। ले लिया ना आपने, ले लिया ना आपने। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मतलब आपके हिसाब से कोई फुल स्टॉप नहीं है? हाँ नहीं, मैं इस पोजीशन ही में नहीं हूँ कि दिल बड़ा कर सकूँ। आप आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मिले हैं? नहीं, मैं कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिले? कभी नहीं, कभी मिला नहीं हूँ। मिलने से कोई परहेज नहीं है, पर कभी मिला नहीं हूँ। आप बात करते हैं कि संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातें होनी चाहिए, लेकिन जब आप मोहन भागवत के बयानों को देखते हैं तो वो बयान अक्सर ये होता है कि मुसलमानों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इस काइंड ऑफ कि आप मुसलमान को क्या करना चाहिए वो मोहन भागवत साहब बताते हैं। ये तो कोई भी कह सकता है। जैसे हम भी मेजॉरिटी समाज से, मुल्क के नॉन मुस्लिम से, हिंदुओं से, सरदारों से, क्रिश्चियन से कुछ भी अपील कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। तो सुझाव देने में और लेने में तो कोई हर्ज नहीं, ये तो ठीक है। वो एक बड़ी संस्था के जिम्मेदार हैं
और जब वो अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं तो वो हिंदुओं को भी सुझाव देते हैं। तो हिंदुस्तानी होने के नाते मुसलमानों को भी सुझाव दे सकते हैं, और उनके सुझाव को माने या ना माने, सम्मान ज़रूर होना चाहिए। आप पॉलिटिक्स में रहे हैं, आपके फादर भी पॉलिटिक्स में रहे हैं, सांसद रहे हैं, आप सांसद रहे हैं, क्यों छोड़ दिया? पॉलिटिक्स से महमूद मदनी साहब का मोह भंग हो गया था क्या? नहीं, ऑर्गेनाइज ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे बहुत सारे काम हैं। एक और बात है, इस सवाल का जवाब अगर मैं कहूँ हाँ मोह भंग हो गया, मैंने छोड़ दिया, तो सामने वाला कहेगा अंगूर खट्टे हैं। कहावत मशहूर है ना, अंगूर खट्टे हैं, तो अब इन्होंने है नहीं, इनको मिली नहीं है, मौका नहीं है, तो ये कहते हैं कि हम नहीं हैं, हमें नहीं चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ में समाज सेवा के लिए भी, एजुकेशन का काम करने के लिए भी पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिस्टम बना हुआ है। हमारे मुल्क में तो ज़रूरत है, ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी कमज़ोरी समझ लीजिए, हमारी वीकनेस समझ लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे और काम हैं, तो हम इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। हो जाए बहुत अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बस ऐसा है। दोबारा पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं? मौका मिलेगा जाएंगे? नहीं, मैं अभी इसको इस वक्त फ़ौरन नहीं कह सकता कि मौका मिलेगा तो फ़ौरन चले जाएंगे कूद के, लेकिन जो मैंने बात पहले कही है मैं उस पर हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में सोशल सर्विस के लिए भी, एजुकेशनल कामों के लिए भी पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पड़ती है। ये बदकिस्मती, दुर्भाग्य की बात है। तो समय आएगा उस पर फैसला। मतलब दरवाज़ा बंद नहीं है आपकी तरफ से? आप ऑफ कोर्स मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं इसको बहुत बुरा समझ के और बाहर हो गया हूँ और मुझे वैसा है वैसा है। मतलब आपको कोई अफसोस नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में गए थे? क्योंकि आप इसका कोई अफसोस नहीं है। समाजवादी पार्टी में थे आप? कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई वो नहीं है। और हमने बहुत कुछ अचीव किया है तब भी अचीव किया है, और नहीं है तब भी बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो आपकी एक वीडियो आई थी, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ इंडिया आए थे, और आपने उसमें सवाल किया था कि मुसलमानों को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान जो है वो इंडिया का आपसे ज़्यादा मतलब अपनी बातों को मनवाना जानता है, करवाना और करना जानता है। ये ऐसा कुछ टर्म था आपका वहाँ पे। उसके बाद ना बचपन में देखते थे आप एकदम मुसलमानों के पोस्टर बॉय थे, मतलब दाढ़ी, टोपी, और आई थिंक आप साफा भी बांधे हुए थे उस वाले में। तो वो एकदम जो एक इंडियन मुस्लिम वाला जो कॉन्सेप्ट था कि देखो देशभक्ति भी है, वो वहाँ पे क्या हुआ था? वो उस मतलब परवेज़ मुशर्रफ के साथ बाद में फिर कोई मुलाकात हुई आप? क्योंकि उनका बड़ा तल्ख जवाब था उनका, वो मैं वीडियो देखा मैंने, बड़ा मतलब उनको वो बातें बहुत चुभी। तो उसके बाद कहीं मुलाकात हुई, क्या हुआ था? नहीं, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, वो तो बहुत बड़े आदमी थे, कोई मुलाकात नहीं हुई। वो उनकी जो तकरीर थी वो बहुत ही तकरीर भी तल्ख थी उनकी। पूरे स्पीच अगर आप सुनेंगे तो वो ये कह रहे थे कि पहली बात तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जवाब दे रहे थे। उस जवाब में वो इंडियन मुस्लिम्स को ये कह रहे थे कि इंडियन मुस्लिम्स के साथ आप लोगों ने नाइंसाफ़ी की हुई है और इस वजह से ये लोग टेररिज्म कर रहे हैं और हमारा कुछ नहीं है। और वो ऐसे एड्रेस कर रहे थे जैसे सब वो कमांडर इन चीफ हो और बाकी सब लोग जो बैठे हुए हों। वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव था, मैं भी उसमें स्पीकर के तौर पर शामिल हुआ था, सेकंड लास्ट जो सेशन था, और लास्ट में वो थे, गाला डिनर था उसके बाद। तो मुझे बस ऐसा लगा कि वो सबको रंगरूट समझ रहे हैं हमें सबको और अपनी डांट डपट कर रहे हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा नागवार हो गया अपने मिजाज के ख़िलाफ़। मेरा मिजाज सख्त और कड़वी बात कहने का नहीं है किसी को। वहाँ मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे उनको सीधी बात कहनी चाहिए, वरना तो ये ठीक नहीं होगा। तो मैंने बात सीधी सीधी कह दी। क्या आप अपने उस बयान पर आज भी कायम हैं कि इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना और करवाने की ताकत रखता है? क्या हालात बदल गए हैं? अब थोड़े बदले ज़रूर हैं, उस लहजे में बात नहीं करी जा सकती। अब अफसोस के साथ कह सकता हूँ, बहुत ही फ़ाइन बैलेंस है, बहुत ही फ़ाइन लाइन है ये, जो इत्तेफाक से हमारे हाथ से चीज़ें निकल गई हैं, मुल्क को जिस तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक बात है जो मैं अभी भी कह सकता हूँ,
कि इंडिया के मुसलमानों ने इंडिया में बहुत कुछ अचीव किया है, खुशकिस्मती से, इतने कम टाइम में, इतने कम रिसोर्सेज के साथ, इतने नामुआफिक हालात में। नामुआफिक को इंग्लिश में या हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ, ख़राब सिचुएशन में, फसादात के बीच में, इसके बीच में, उसके बीच में बहुत सारी शिकायतें हैं, वो जो जायज़ हैं, उन शिकायतों के साथ इंडिया के मुसलमानों ने जो अचीव किया है। आपको मज़े की बात बताऊं, जब पार्टीशन हुआ तो वो इंडियन मुस्लिम्स का पार्टीशन हुआ था और हमारा जो क्रीमिलियर था वो सब चला गया था यहाँ से, तो हम तो मज़दूर थे। मज़दूरों ने यहाँ तक का सफ़र किया है। अभी भी हमें बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन जो हमने अचीव किया है मुझे गर्व है, उसके ऊपर फ़ख्र है। और इसमें कमाल सिर्फ हमारा नहीं है, सोसाइटी का भी कमाल है, इसको हमें मानना पड़ेगा। लाइक माइंडेड लोगों ने, इस मुल्क की सोसाइटी ने वो स्पेस दिया मुसलमान को, और मुसलमान ने उसका पूरा पूरा इस्तेमाल किया है और कर सकते हैं। तो मैं अपने मुसलमान नौजवानों से, बच्चों से कहता हूँ, वालिदैन से कहता हूँ, भाई ये दिखावे पर, शादी पर, ऊंची ऊंची कोठियाँ और मकान बनाने पर जो पैसा लगाते हो वो खर्च है, और तालीम पर जो पैसा लगाते हो वो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट करना सीखो, खर्च करने को मिनिमाइज़ करो तुम, ताकि उस दौड़ में हम वहाँ तक पहुँच जाएँ जहाँ तक हमारे बिरादरान वतन है। आपको कभी कोफ्त होती है, एक मतलब इरिटेशन होता है कि जब भी आपसे मीडिया मिलती है, लोग मिलते हैं, देशभक्ति की पता नहीं बातें होने लगती हैं? कभी ऐसा लगता है कि यार मुझसे मतलब बार बार देशभक्ति, मुझे एक नॉर्मल हिंदू चल रहा, उससे कोई नहीं पूछ रहा, एक नॉर्मल पंजाबी चल रहा, उससे शायद सिखों से शायद पूछ भी लिया जाए, मुसलमानों से पूछ लिया जाए, माइनॉरिटी से पूछ लिया जाए, लेकिन नॉर्मल कोई और आपसे इंटरव्यू कर रहा हो, कोई और धर्म का हो, उससे मीडिया भी इतनी सवाल नहीं करती। मेरे बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे मिलने वालों को इस बात से उलझन होती है, लेकिन मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है बताने में। मुझे कभी भी उलझन नहीं हुई कि मैं अपनी सफाई देता फिर रहा हूँ। किसी ने कहा तुम चोर हो, मैं चोरी बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं चोर हो ही नहीं सकता। तो ये तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में लोगों को ये बताया जाता है। हमसे ये सवाल बार बार किया जाता है कि तुम्हारे लिए पहले देश है या पहले धर्म है। मैं बिल्कुल नया नया आया था जमीयत में और यंग था एकदम, काली दाढ़ी थी, और अब से 30 साल पुरानी बात है, 28 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता मैं कौन सी आँख को रखूं, कौन सी को फोड़ दूं, मैं तो दोनों को एक समझता हूँ। अच्छा, एक और मज़े की बात यह है कि जब मुल्क और धर्म, देश और धर्म एक हो ही नहीं सकते। धर्म का मुकाबला अगर होगा तो धर्म से होगा ना, देश का मुकाबला देश से होगा। तो आप मुझसे ये पूछिए कि तुम्हारे लिए चीन ज़्यादा है या भारत ज़्यादा है, तो मैं बताऊंगा क्या है। अब देश और धर्म ज़्यादा है तो आप कहने लगे कि आपको खजूर ज़्यादा अच्छी लगती है या कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं कहूँगा मुझे खजूर के साथ कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे चाय अच्छी लगती है कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं कहूँगा मुझे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। चाय पी लेता हूँ लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? धर्म का मुआजना, मुकाबला धर्म से होगा, देश का मुकाबला देश से होगा, चाइना से होगा, पाकिस्तान से होगा, बांग्लादेश से होगा, यूएसए से होगा, जर्मनी से होगा। मुझे पूछो जर्मनी तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मज़े की बात आपको कहूँ कि मुझे वहाँ के फूलों में वो खुशबू नहीं मिलती जो यहाँ की मिट्टी में मिलती है। वापस आता हूँ, 15 दिन से ज़्यादा बाहर रह नहीं सकता। वापस आता हूँ तो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लंबी लंबी सांस लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ ही नहीं मिलती दूसरी जगह। जब यहाँ उतरता हूँ तो पहले 4, 5, 10 लंबी लंबी सांसें लेता हूँ, चाहे जर्मनी से आऊँ, चाहे यूके से आऊँ, चाहे कहीं से आऊँ। इसी से सवाल निकलता है कि ये आपका ओवर पैट्रियटिज्म या ओवर नेशनलिज्म नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मतलब क्योंकि मैं, आपने पूछ लिया तो मैंने कह दिया। मैं देशभक्त हूँ, मतलब नहीं, मुझे मजा आता है, मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ। अब मैं शायर हूँ, मुझे मजा आता है। अब आप क्या करेंगे उसको? अब मैं शायर हूँ मसलन, और मुझे मजा आता है इसमें, तो मैं उस मजे को बता रहा हूँ आपको। इसमें ओवर पैट्रियटिज्म है ही नहीं, कहाँ से है ये? हमारे बहुत सारे दोस्तों को तकलीफ, भाई तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है कि वहाँ के फूलों में वो खुशबू। भाई जो रियलिटी है वो तो मैं बताऊँगा ना। ये मोहब्बत तो हो सकती है, ये तो जैसे मान लीजिए मेरा घर जहाँ है बिहार, तो मैं 1000 कमियाँ होंगी वहाँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो जगह, वो मोहब्बत है। मुझे लगता है कि अरे जब आप उतरते हैं अपने घर के, गाँव की उस मिट्टी से जुड़ते हैं,
तो वो मज़ा ही अजीब होता है, वो नींद ही अलग ही आती है उस बिस्तर दिक्कत में। यहाँ ये है ना कि मुझे मजा तो आता है, लेकिन मैं सामने वाले को बताने के लिए बार बार क्यों बता रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कहाँ बता रहा हूँ? कि जो ये तो आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। आपके लिए तो अच्छा एग्जाम्पल है कि लोग कहते हैं ना मेरी दाढ़ी जो है या मेरे बाल जो है वो धूप में सफ़ेद नहीं, आप कह सकते हैं मेरे दाढ़ी जो है वो सवालों से सफ़ेद हो गए हैं कि पहले देश में पहले धर्म। नहीं, उम्र हो गई, अब क्या करेंगे, दाढ़ी तक वालों को कब तक काला रखेंगे। मैंने काला करने की कभी कोशिश भी नहीं की, इसको दोस्तों ने बहुत कहा भाई कुछ ये लगा लो, कुछ वो लगा लो, मैंने कहा नहीं, अब जो है वो है। इसमें एक रिलीजियस सवाल, दाढ़ी काला करने पे इस्लाम में क्या मनाही है? नहीं, कर सकते हैं, खिजाब लगा सकते हैं, बहुत सारी तरकीबें हैं, कर सकते हैं। घर में बॉस कौन है, आप? ना बॉस नहीं, अरे घरवाली के सामने कौन बॉस हो सकता है? घरवाली ही बॉस होती है, घर में तो घरवाली बॉस होती है। देशभक्ति वाले पे ही आते हैं कि आप मतलब आप ठीक है, आपको लगता है कि बोलना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। मैं मतलब मेरा सवाल ये था कि लोगों ने ये सवाल पूछा था कि ओवर पैट्रियटिज्म टाइप आपके ऊपर वो आता है कि बार बार बताना बार बार ये कहा जाता है ना कि ये चोर हैं, तो मैं क्या करूं? और मुझे मज़ा भी आता है बताने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें एक सवाल ये आता है ना कि आप देशभक्ति को ना इस्लाम से जोड़ते हैं। कई बार देखा है मैंने कि आप बताते हैं कि इस्लामिक है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम में है, इसलिए हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैंने ये बात कही, हाँ, कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए अपनी जान देने को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ देश के लिए। तो क्या इस्लाम मेरे लिए खुशबख्ती की बात होगी। तो क्या इस्लाम में देशभक्ति का कोई कॉन्सेप्ट है कुरान में कहीं या हदीस में कहीं, कोई देशभक्ति टाइप की कोई बातें जो हम लोग कर रहे हैं? अब इसको इस तरह देखेंगे और स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ढूंढना पड़ेगा, मिले ना मिले। लेकिन अपने हक़ के लिए, अपने वतन के लिए, नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना, जैसे जिहाद की बात करते हैं तो मैंने कहा उस्मान और अब्दुल हमीद ने, वो तो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर उस्मान जो हैं जिन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है, तो उन्होंने अगर अपनी जान दी तो वो शहादत है और वो उनका जिहाद था। अपने हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और जिनसे लड़ रहे थे वो इत्तेफाक से सो कॉल्ड मुसलमान थे, मुसलमान ही थे, सो कॉल्ड क्या मुसलमान ही थे। तो यह है, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी थी, उनका फ़र्ज़ था, उनका जिहाद वही था। अब आजकल जिहाद को लव के साथ जोड़ दिया है, जिहाद को लैंड के साथ जोड़ दिया है। तो इस्लाम को और इस्लामी ताबीरात को, इस्लामी टर्मिनोलॉजी को जिस तरह जलील किया जा रहा है, इसकी तो मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, और कोई बोलने वाला नहीं, कोई सवाल भी नहीं कर सकता कि ये तुमने जिहाद के साथ कैसे जोड़ दिया। इसका मतलब तुम इस मज़हब के ख़िलाफ़ हो, और तुम इस मज़हब के ख़िलाफ़ हो तो तुम बेईमान हो, कोई कहने वाला नहीं। ये तो हमारे ऊपर जिहाद करना फ़र्ज़ है, अगर हम जिहाद का इनकार करें तो मुसलमान नहीं रहेंगे। बस ये वाली जो बात आपने कह दी है, ये रील कट होगा और चलेगा कि महमूद मदनी साहब ने कहा है कि जिहाद जो है वो मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। समझ लीजिए, जिहाद फ़र्ज़ है, और जिहाद का अगर कोई मुसलमान इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए, आप उसको डिग्रेड करके मुसलमानों को रुस्वा करने के लिए इस्लाम के ख़िलाफ़ प्लानिंग करके साजिश कर रहे हैं। तो आपसे तो लड़ाई हमारी बनती है, और आपसे लड़ेंगे तो हमारा जिहाद होगा आपकी इस बेईमानी के ख़िलाफ़। आप बेईमानी कर रहे हैं, कैसे बताइए। फिर आप कहेंगे कि वो इनको जो है वो इसके बावजूद कि वो एक तरफ ये कह रहे हैं और फिर भी इनको सफोकेशन नहीं होता। आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे कि देखो इनको सफोकेशन नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं अभी भी अच्छी जगह है ये मुल्क। पर समय समय की बात है, बदलेगा। आप जिस जिहाद की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों पे जिहाद फ़र्ज़ है, वो कौन सा जिहाद है? जिसके जो जिहाद नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान ने लड़ा, वो जिहाद जो अब्दुल हमीद ने जान दी, और बहुत सारे हैं जिनके नाम नहीं आते हैं, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, और आज भी तैयार है। अब क्या बात आप कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, थिंकर्स हैं, और वो कुछ इसके बारे में बात भी नहीं करते, बल्कि अच्छे लोग भी वो जिहादी कहते थे। अगर मैं जिहादी नहीं होऊंगा तो मैं मुसलमान ही नहीं होऊंगा, नहीं हो सकता।
हूँ मैं जिहादी, बिल्कुल मेरा इस्लाम मुझे जिहाद कहता है, सिखा। पर आप जिहाद की जो ताबीर कर रहे हैं वो आपके दिमाग का खलल है। अपने दिमाग का इलाज कीजिए पहले जाके। आप होंगे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, जाइए अपने दिमाग का इलाज कीजिए। आप इलाज नहीं कर सकते तो आप मुल्क के दुश्मन हैं और गद्दार हैं इस मुल्क के, अगर आप अपने दिमाग का इलाज नहीं कर सकते। और आप उन लोगों के जो इस्लाम को भी गलत डायरेक्शन देना चाहते हैं, आप उन लोगों के सपोर्टर बन रहे हैं इस बात को कह के। ये भी कहना चाहता हूँ मैं, ज़रूरी चीज़ है ये, बहुत ही फाइन लाइन होती है ये, बहुत ही बारीक सी लकीर होती है। आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पर कर रहे हैं आप मज़े से, आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपको पॉलिटिकल फ़ायदा है इससे। इस्लाम को गाली देने में आपको पॉलिटिकल फ़ायदा है तो ठीक है, फिर जो होगा होगा, देखेंगे। लेकिन मैं सोच कर आया था कि मैं जिहाद पे बात नहीं करूँगा। मैंने आपका बहुत इंटरव्यू देखा है, मीडिया आपसे पूछती है सर जिहाद के बारे में क्या कहेंगे, सर जिहाद के, ये आपसे मतलब मुझे लगता है कि आपका 25-30 साल इसी उम्र आपकी इसी में गुजर गई, यही ये ना, मतलब पहले देश पहले धर्म, जिहाद, इसी पे बात करते हो। मैंने ये सोच के आया था, आपने निकाल दिया ये नहीं, लेकिन वो आपने डायरेक्ट सवाल नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट उस जगह पे ले गए आप। सोच रखा था आज इस बार मैं जिहाद पे पूछूंगा ही नहीं। असल में हॉट केक है, जो चीज़ बिकने वाली है वही तो बिकेगी मार्केट में। आप भी वही बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो बिकेगा नहीं। नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। मैं आप मुझे मतलब वो है ना आजकल चला हुआ ना, हर बात में जिहाद जोड़ देते हैं। तो अभी आप कॉफ़ी पिला रहे हैं, मैं कह दूंगा आप मुझे जिहादी कॉफ़ी, हाँ जिहादी कॉफ़ी है, कॉफ़ी जिहाद कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। एक मुसलमान होने के नाते मुझे भी समझ में आता है शायद, या आप भी फील करते हैं। आपने वो बात कही कि घुटन वाली बात कही आपने कि घुटन होती है, लोग ये कहेंगे सवाल फिर आपको घुटन नहीं होती है। क्या सच में महमूद मदनी साहब को हिंदुस्तान में घुटन नहीं होती है जब वो लिंचिंग की खबरें सुनते हैं? असल में जब दोनों तरफ का मुआजना करते हैं तो ये तो एक पहलू जब है। नाइंसाफ़ी की खबरें सुनते हैं, हाँ एक पहलू है ये, लेकिन दूसरे बहुत सारे अच्छे पहलू भी हैं ना, तो सारों को नज़र में रख करके बात करनी है ना, ओवरऑल चीज़ों को देखा जाए। इंसानी फितरत है तो घुटन होती होगी। ऑफ कोर्स होती है, बिल्कुल डिनाइल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन चीज़ों को सब एवेलुएट करना होता है, सारी चीज़ों को देखना होता है। एक ही बात के ऊपर तो रोना लेके बैठ नहीं सकते आप। मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर बात करते हैं। आपका नज़रिया बाकी लोगों से शायद मुझे लगता है अलग है, कि कहीं मैं पढ़ रहा था या देख रहा था तो आप मुसलमानों की पार्टी या मुस्लिम लीडरशिप इस जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हिसाब से, उसके आप ख़िलाफ़ हैं। क्या वजह है इसकी? मुसलमान को एक ईमानदार और जो बायस न हो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की तो ज़रूरत है, लेकिन रिलीजन के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी से जो दूसरे लोग रिलीजन के नाम पे कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंचा देंगे। और जैसे सब हिंदुस्तानी हैं तो पॉलिटिकल मामला तो सब लोगों के एक जैसे हैं। सड़कें हैं, इंसाफ है, रोज़गार है, इकोनॉमी है, फला है फला है फला है, तो वो तो मुसलमान का भी वैसे ही है, हिंदू का भी वैसे ही है, तो फिर अलग अलग दुकान बनाने की क्या? तो लोग कहते हैं कि क्या मुसलमान सिर्फ दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ का दरी बिछाए? हाँ, अपनी क़यादत क्यों नहीं, अपना लीडर क्यों नहीं खड़ा करे? नहीं बिछाने वाला होना चाहिए, पर दरी भी बिछाए और पॉलिटिकल डिसीजन में उसकी हिस्सेदारी भी हो, लेकिन बहैसियत मुसलमान के ना हो, बहैसियत इंडियन के हो। एक इंडियन इत्तेफाक से वो मुसलमान है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो ठीक। तो वो तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, किसी नॉट सिंह, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी, शायद ही कह लीजिए आप। मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है। मुसलमानों को कोई ऐसा कि फैसले मुसलमान करे, मुसलमान नाम वाला फैसले में हिस्सेदारी नहीं दिखती है। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों में नहीं है, उसमें इसमें भी नहीं है, पॉलिटिक्स में भी नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि बहुत साल पहले शायद रामलीला मैदान से जमीयत उलमा हिंद ने भी शायद कोई ऐलान किया था पॉलिटिकल पार्टी बनाने को लेकर। नहीं, ये कहा था कि इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी देखे कि कैसे ऐसी पॉलिटिकल पार्टी डेवलप की जाए जो सही मानों में सेकुलर हो और सब लोगों को साथ लेके चल सके। तो इसके ऊपर कुछ मीटिंगें हुई, 2-3 लोगों की कमेटी बनी थी, बहुत पुरानी बात है, 2002-3 की बात है ये। तो क्या हुआ उसका मतलब? बस वो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि, लेकिन मुस्लिम पार्टी बने ये इसके तो हमेशा से विरोधी रहे, आज भी हैं। वो 2-4 MP जिता भी लेंगे, लेकिन इससे फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा।
मैं कई लोगों से बात कर रहा था तो एक आरोप है आप लोगों के ऊपर कि आप राज्यसभा गए, पॉलिटिक्स में आप आए, लेकिन आप लोगों ने मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करने नहीं दी या होने नहीं दी या इसको बढ़ाया नहीं। ऐसा आप ये तो कह सकते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, आप ये इल्ज़ाम अगर लगाएंगे तो मैं उसकी सफाई नहीं दूंगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। लेकिन मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप आज़ाद हिंदुस्तान में तो जमीयत ही से इमर्ज होकर के आई थी। तो वक्त वक्त की बात होती है, तो उसकी सफाई मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे काम एक ही लोग नहीं करते। हमने एजुकेशन के ऊपर काम किया है, हमने और बहुत सारी चीज़ों पर काम किया है। पॉलिटिकल लीडरशिप से आप जो उम्मीद करते हैं आवाज़ की, वो हम बने हुए हैं। और इसके बावजूद कि हम ये मानते हैं कि हाँ जितना हमें होना चाहिए था उतने हम नहीं हैं। यानी अगर आप ये कहेंगे हमसे तुमने मुसलमानों के लिए जितना करना चाहिए था वो नहीं किया, तो हम मान लेंगे हाँ साहब नहीं किया, बिल्कुल मान लेंगे। लेकिन जितना किया है वो भी हम एक हद तक सेटिस्फेक्शन है कि हमसे बहुत मौका मिला है काम करने का और किया भी है। बहुत से काम छूटे भी हैं जो करने चाहिए थे और करेंगे भी। मुस्लिम लीडरशिप की बात हो रही है तो एक सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी से आप इतना नाराज़ क्यों हैं? बिल्कुल नाराज़ नहीं, मैं तो उनकी तारीफ़ करता हूँ। उस दिन भी मैंने ANI पे उनकी तारीफ़ की है। आप लोग के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं? कोई डिफरेंसेस होना तो ज़िंदगी की अलामत है, डिफरेंस क्यों नहीं होगा? डिफरेंस भी है, ताल्लुक़ भी है। उनके पॉलिटिकल स्टैंड पे आपके डिफरेंसेस हैं? बस है, कुछ चीज़ों पे हम उनको मशवरा देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके विरोधी हैं। डिफरेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मिले हैं? मिला हूँ, बिल्कुल, कई मरतबा मिला हूँ। कोई किस्सा कुछ बताना चाहें अगर आप तो? कोई यादगार चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं बता सकूं, लेकिन गुफ्तगू में तो बहुत अच्छे होते हैं, बातचीत में तो बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों ने कभी नहीं कहा उनसे मुलाकात जब आपकी हुई तो कि जो वो बयान देते हैं कि घुसपैठिया वाली बात, ये तो अभी हुआ है। हाँ, अभी हुआ है तो उसको तो हम कहते हैं उससे पहले वाले बयानात जो हैं हाँ, उस पर कभी आप लोगों ने कभी कहा नहीं इस तरह ये क्या बात करते हैं? यकीनन ये बात तो उनके सामने, उनसे अलग, उनके पीछे बार बार कही जाने वाली है। जैसे यही है तो उसके लिए तो वही जिम्मेदार हैं कि हर चीज़ को जिहाद से जोड़ा जाता है। कौन जिम्मेदार है? प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार है। उनकी पार्टी के लोग करते हैं, उनको भी मौका मिलेगा वो करेंगे। किया है उन्होंने, इलेक्शन के मौके पर सब कुछ किया है जो उनके जैसे स्टेचर के आदमी से उम्मीद नहीं थी। वह उनकी पोजीशन तो हम एक स्टेट्समैन की देखते हैं, लेकिन नहीं है वो पोजीशन, उन्होंने ली नहीं। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? बता ही सकते हैं उनको कि भाई देखिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो उनको लगता है कि भाई उनको हर हाल में इलेक्शन जीतना है तो वो अपना जो चाहते हैं करते हैं। इत्तेफाक की बात यह है जितनी जगहों पे ऐसी तकरीरें उन्होंने करी उन सब जगहों से वो हार के आए। इंडिया डिफरेंट है, बीजेपी से बहुत डिफरेंट है इंडिया, ऐसा मुझे लगता है। मे बी आई रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर बीजेपी ने जो है वो गलत किया है बहुत, अभी भी गलत कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। सरकार बनाने से पहले वो कर भी लिया था तो सरकार बनाने के बाद तो नहीं करना चाहिए। अब वो चलाने के लिए जो चाहे करें, वो मतलब नफ़रत को नीचे तक ले जाने की कोशिश हो रही है जो मुनासिब नहीं है, मुल्क के लिए मुनासिब नहीं। कहा यह जाता है ना, कई लोग ये कहते हैं जो उनके पक्ष वाले हैं, प्रधानमंत्री के पक्ष वाले या बीजेपी के पक्ष वाले, वो कहते हैं कि देश में दंगा कम हो गया, मुसलमानों को सब कुछ मिल रहा है, फिर आप लोग क्यों नाराज़ हैं? आप तो मतलब बस आपको नाराज़ रहना है इसलिए आप नाराज़ हैं। हाँ ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, वो उनको जो कुछ ना कुछ कहना है तो वो कह रहे हैं। कहना तो आसान है तो है ना, कह लिया उन्होंने। ये भी एक फैक्ट है कि फसाद तो कम हुआ है, ये भी एक फैक्ट है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप असम गए थे अभी, और आपके शायद आप थे वहाँ तभी शायद असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बेकार आदमी है। नहीं, वो तो बहुत सारी बातें कही उन्होंने। मुझे जाना क्यों पड़ा? इसलिए जाना पड़ा, मैं तो लंदन में था, यूके में था, और मेरे कुछ 26-27 प्रोग्राम होने वाले थे, कुछ हो चुके थे। मैं उनको छोड़ के आया कि उन्होंने कहा कि महमूद मदनी मिल जाए तो मैं उसे बांग्लादेश भेज दूंगा। तो क्योंकि वो सारे मुसलमानों को बांग्लादेशी समझते हैं और उन्हें भेजना चाहते हैं, तो मैं वहाँ जा कर के ये कहने के लिए आया, वहाँ से अपने प्रोग्राम सब पे कैंसिल करके आया और आसाम गया, और जा कर के मैंने कहा जी मैं आ गया हूँ, भेज दीजिए मुझे। फिर मैंने ये बात कही कि भाई ये नफ़रती चिंटुओं को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा अच्छी जगह, इंडिया से अच्छी जगह तो पाकिस्तान है।
बस इतनी सी बात थी, यही कहने के लिए मैं आया था उनके पास कि भाई मैं आ गया हूँ, मुझे भेज दो। आप भी भेज रहे हैं, वो लोग भेज रहे हैं तो आप भी कह रहे नहीं, हम नहीं कहे, वो तो पकड़ के भेजने की बात कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर है ना और सरकार है उनकी, तो वो पकड़ के भेजने की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं आ गया हूँ, भेज दो। उन्होंने कहा मिल जाए तो मैं भेज दूंगा, तो मैंने कहा मैं मिल गया, उनकी स्टेट में आ गया, सेंटर में भी उनकी सरकार है, भेज दो मुझे, अभी भी भेज सकते हैं, वो गिरफ्तार कर लें, भेज दें। आसाम की पुलिस तो कहीं कहीं जाके गिरफ्तार करती है, दिल्ली से आके पकड़ा था आसाम की पुलिस ने, एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया था किसी एमपी को या किसी सीनियर आदमी को। तो यहाँ आके भी पकड़ सकते हैं उनको, क्या मुश्किल है उनके लिए, पकड़ लें मुझे, मैं तो हूँ। असम का जिक्र आता है तो एक बात और आती है कि आप एनआरसी को लेकर, आप एनआरसी के सपोर्ट में रहते हैं कि एनआरसी होना चाहिए। नहीं, ऐसा आप देखिए, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं एनआरसी के सपोर्ट में हूँ, लेकिन आसाम में एनआरसी हो, हमने तो इसको सपोर्ट किया हमेशा और हुई। और कांग्रेस की सरकारों में ये कहा गया कि 80 लाख हैं, फिर कहा गया 1 करोड़ 20 लाख फॉरेनर्स हैं, तो हमने कहा एनआरसी करा लो, तो क्या निकला? अब उसके बाद भी दूसरे तरीके से कहा जा रहा है। तो जब घुसपैठिया सबको बताया जाएगा तो हम कहेंगे भैया करा लो। इसको इस तरह से कहना कि बीजेपी एनआरसी कराना चाहती है और महमूद मदनी उसके सपोर्ट में है, तो आज से नहीं, ये तो 30 साल पहले जमीयत उलमा हिंद ने 35 साल पहले रेजोल्यूशन पास किया था कि आसाम में एनआरसी होनी चाहिए। बराबर कहते चले आए, कर लो, हाथ कंगन को आरसी क्या है। बहुत सारे लोगों के पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, ये कर लो वाला जो कहा जाता है, एनआरसी नहीं, डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लेना चाहिए, लोगों को अपने बना लेने चाहिए। मेरे पास डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा एक जगह नाम है महमूद असद हुसैन मदनी, एक जगह नाम है महमूद मदनी, एक जगह नाम है महमूद असद मदनी, एक जगह नाम है MA मदनी। ये सब डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट नाम है। पासपोर्ट है महमूद असद हुसैन मदनी। तो जब एनआरसी होगी तो मेरा मामला फंसेगा, हो सकता है आपका भी फंस जाए कि आपके यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो चीज़ों को ठीक कराना चाहिए हमें सबको। मैं नहीं करा रहा हूँ, जल्दी ठीक करा लीजिए। नहीं, मैं नहीं ठीक करा रहा हूँ, मैं नहीं ठीक करा रहा हूँ। पता चला फिर आपका तार जोड़ दिया जाएगा। हाँ, तो जुड़ा ही हुआ है, पहले से जुड़ा हुआ है। मुसलमान होना काफ़ी है विदेशी होने के लिए, फॉरेनर होने के लिए। ये कांग्रेस के ज़माने में भी होता रहा है, बराबर होता रहा है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने 1 करोड़ प्लस कहा था, आसाम की असेंबली में निकले हैं 5 लाख, वो भी फॉरेनर नहीं है। ऐसे ही जो इसकी मिस्टेक है, पेपर्स की मिस्टेक है ज़्यादातर उसमें से। अभी एनआरसी के जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, कमेटी की निगरानी में एनआरसी हुई है, 15 लाख नॉन मुस्लिम से और 5 लाख मुस्लिम से, और वो भी ज़्यादातर ऐसे ही हैं जैसे मैंने अपने बताया ना कि 4 तरह के नाम हैं या स्पेलिंग मिस्टेक है। मुइज़ी पता नहीं कैसे यहाँ लिखा होगा पासपोर्ट में आपके, और आधार में किसी और तरह लिखा होगा, और वोटर आईडी में किसी और तरह लिखा हो सकता है। एक MOU होगा या MAU होगा। ये मैंने तो ठीक करा लिया था। अच्छा, तो मेरा ठीक है। अच्छा है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा है, अच्छा है। अब आपसे बात होगी तो वक्फ की बात ना हो तो बेईमानी हो जाएगी। बार बार एक नैरेटिव है, मुझे लगता है जितना आप देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है वक्फ के ऊपर भी शायद बात करना चाहिए। क्या सच में वक्फ के ज़मीनों पर मुसलमानों ने जो है वो गलत तरीके से कब्ज़ा किया, या मुसलमान जहाँ चाहते हैं कब्ज़ा कर लेते हैं? असल में वक्फ के बारे में सबसे पहली ख़राबी ये हुई है कि वक्फ को के लिए जो बोर्ड्स बनाए गए, उन बोर्ड्स में जो मेंबर्स बनाए गए वो नॉमिनेटेड बाय दी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गए या गवर्नमेंट हो गए। जो गवर्नमेंट में है उन्होंने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को उस पर बिठा दिया, और पार्टी और वर्कर जिसकी गवर्नमेंट है उनके मिली भगत से ज़मीनों को नाजायज़ तरीक़े से दे दिया गया है। जैसे अंबानी का घर बनाने के लिए दे, यतीमों की चीज़ थी वो। तो मैं, भारत का सबसे बड़ा यतीम मुकेश अंबानी है, इंडिया का सबसे बड़ा यतीम जो है मुकेश अंबानी है। उसको यतीमों की माल में से कब्ज़ा करके नाजायज़ तरीक़े से पॉलिटिकल लीडरशिप के मिली भगत से, और वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ या NCP के हाथ से हुआ, इन्हीं लोगों के हाथ से हुआ है, दे दिया गया उसे मकान बनाने के लिए। इंडिया का सबसे कीमती महंगा मकान है शायद महाराजा ऑफ बड़ौदा के मकान के बाद।
है तो है, अब वो रियलिटी है। तो मेरा ये कहना है SGPC की तरह होना चाहिए। ये जिस तरह पहले थी और जिस तरह अब है, दोनों तरह खराब है। जैसे SGPC को बनाई जाती है, फॉर्मेशन होता है, वैसा इसका होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? वैसा होना चाहिए। तो हमारी तो लंबी लड़ाई है, चलेगी। क्या वक्फ को लेकर मुसलमानों से कुछ गलतियां हुई हैं? यही गलती हुई कि कुर्बानी नहीं दी मुसलमानों ने, लड़ाई नहीं लड़ी ठीक से। वरना SGPC की तरह बहुत पहले कराना था इसको। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए मुसलमानों को तैयार होना चाहिए। कहा जाता है कि मुसलमानों के पास मतलब वक्फ की बहुत सारी ज़मीनें हैं, फिर और प्रॉपर्टीज़ हैं, चीज़ें हैं। मुसलमानों की गरीबी, पिछड़ेपन की वजह क्या लगती है आपको? बेसिकली मोटे तौर पर हमारा यह है कि तालीम से दूरी। मेहनत मुसलमानों को अगर करनी है तो अपनी तालीम पे करनी है। तालीम, तालीम, सिर्फ और सिर्फ तालीम। आधी खाएंगे, रूखी सूखी खाएंगे, एक वक्त खाएंगे, एक वक्त भूखे सो जाएंगे, लेकिन तालीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये हमारा एक रवैया होना चाहिए अगले 20 साल के लिए। कम से कम 20 साल का एक टारगेट सेट करना चाहिए। लेकिन जिस कौम की किताब कुरान में इक़रा से शुरू होता है, पढ़ो से शुरू होता है, वो कौम को आज पढ़ाई के लिए ही क्यों सोचना पड़ा? क्यों मतलब पढ़ाई से किसी ने पीछे आपको कर दिया या आप लोग खुद से अपने आप को छोड़ दिया? कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के वक्त जिस तरह से तकसीम हुई और मुसलमानों का क्रीमिलियर जिस तरह से किया, तो पाकिस्तान के लोगों ने सफ़र शुरू किया था अपना प्लस से, इंडिया ने शुरू किया था मसलन ज़ीरो से, तो मुसलमानों ने शुरू किया था माइनस से, इंडियन मुस्लिम से। तो बहुत कुछ अचीव किया है मुसलमानों ने। आप इसको इस तरह मत देखिए कि मुसलमान बिछड़ गया। मैं इस तरह नहीं देखना चाहता हूँ मुसलमान को। मुसलमान ने बहुत कुछ अचीव किया है। कहाँ से सफ़र शुरू किया वो तो देखो ना। तो आगे भी हम अचीव करेंगे। हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई पशमुर्दगी नहीं है, कोई वो नहीं है कि हमने कुछ हमारा चला गया है। एक सवाल है कि बार बार कहा जाता है कि हर धर्म में बदलाव की बात आती है, और कहा जाता है इस्लाम में नहीं बदलाव की बात करते हैं ये लोग, कुरान में बदलाव की बात नहीं करते हैं, अपडेट नहीं होते हैं। हम लोग देखिए अपडेट हो रहे हैं, हमने सती प्रथा छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, आप लोग कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, ट्रिपल तलाक पर लड़ रहे हैं। क्या इस्लाम में अपडेशन की ज़रूरत है क्या, या मुसलमानों को अपडेशन की ज़रूरत है? हाँ, मुसलमानों को अपने रवैया बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मुसलमानों को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। मुसलमानों को अपनी औरतों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी तालीम के साथ, अपनी फजूल खर्चियों के साथ सबको रीथिंक करने की ज़रूरत है। दिखावे से बचना है मुसलमान को, डाउन टू अर्थ होना है, ज़मीन से जुड़ जाना है, मेहनत करनी है और हम्बलनेस होनी चाहिए, तवाज़ो होनी चाहिए। अगर मुसलमान तवाज़ो नहीं है मुसलमान के पास, अगर उसके पास हम्बलनेस नहीं है, तो क्या मुसलमान है? कैसा मुसलमान है वो? तो धब्बा है इस्लाम के नाम पे। अगर मेरे जैसा आदमी ही, मैं अपने बारे में कहता हूँ, अगर मेरे पास हम्बलनेस नहीं है तो क्या है? फिर दिखावा नुमाइश में पड़ा हुआ हूँ तो फिर क्या हो गया? एक आखिरी सवाल, अपोजिशन पार्टी से आप नाराज़ दिखते हैं, जबकि होता है कि सरकार से लोग नाराज़ होते हैं। नहीं, मैं अपोजिशन से कहा, मैंने सरकार से ना अपोजिशन। आपके बयान है, आपने क्या कहा है? क्या कहा है मैंने? बोला भी है एक इंटरव्यू में कि हाँ मुझे अपोजिशन से है, मैं अपोजिशन पार्टी से मुझे नाराज़गी रहती है। नहीं तो अपोजिशन को, अगर अपोजिशन अपना रोल प्ले नहीं करेगी तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा उसे। और अपोजिशन ने जब पोजीशन में थी, जो गलत काम किए उनको तो मैं बताऊंगा। बाबरी मस्जिद का ये क्लेम कर रहे हैं ना कि राम मंदिर लिया है इन्होंने, दिया किसने है? 49 से लेकर अब तक सारे एक्शन किसने लिए हैं? सच्चाई तौर पर सच्चाई यह है कि दिया तो इन्होंने है, वो ले थोड़ी सकते थे, दिया है इन्होंने। ऐसे इस 49 का एक्शन हुआ, फिर उसके बाद राजीव जी ने उसको आम लोगों के दर्शन के लिए खोला, फिर राव साहब ने उसको तुड़वाया और उसके बाद वो टेम्परेरी बनवाया और उसके ऊपर सब कुछ करवाया। तो आप असली हीरो को तो भूल गए। अब आप उसका तस्करा करेंगे तो आप ये कहेंगे कि अपोजिशन से नाराज़ रहते हैं। नाराज़गी की कोई बात नहीं है, लेकिन जिक्र तो आएगा, ज़रूर आएगा। मैं भी जिहाद कर रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ सवाल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।